नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर करंट अफेयर के वीडियोस। और आज यहाँ पे हम जो पीछे का वीडियो था उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए थे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारत ने किस देश को उसकी SLUDI परियोजना के वित्त पोषण के लिए 450 मिलियन रुपए सौंपे थे। यहाँ पे होगा श्रीलंका। यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन श्रीलंका होगा। दूसरा था, किस केंद्रीय मंत्री ने ई-केयर पश्चात जीवन अवशेषों के लिए ई-क्लियरेंस पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ये होगा मनसुख मांडविया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनसुख मांडविया के पास कौन सा मंत्रालय है। अगला था, वैज्ञानिकों ने किस राज्य के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति खोजी है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला है, अगस्त क्रांति दिवस भारत छोड़ो दिवस कब मनाया गया। 8 अगस्त। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो यहाँ होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। कमेंट करके बताइएगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ODR सिस्टम लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, फॉल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन और UAE यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में दिख रहे एमपावर मेजर किस संगठन से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर होगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट करके बताइए कि जो एमपावर है ये किस प्रोडक्ट से रिलेटेड किया जा रहा है, कि यहाँ पे किसके प्रिवेंशन की बात की जा रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। यहाँ पे एक IIT मद्रास में रिसर्च पार्क था। कहाँ पे? IIT मद्रास में एक रिसर्च पार्क है मद्रास, वहाँ पे इसको जो है इसका आयोजन किया गया। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जो रिसर्च V में ये जो V है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो B है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन लिखा हुआ है, आगे का रास्ता उन लोगों से पूछना चाहिए जो गंतव्य से लौट कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमको लाइफ में कुछ करना है, जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में उससे जुड़े हुए जो लोग हैं या उस तरह के काम जिसने किए थे उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, उसको हमें उससे सीख लेना। क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना, अगर हम खुद गलती करेंगे और उसके बाद सीखेंगे तो क्या होगा, काफ़ी हमको जो सक्सेस होगी वो काफ़ी देर से मिलेगी और उसकी जो चांसेस है वो थोड़ा कम रहती है। लेकिन क्या होगा, हम जब दूसरे की गलतियों से सीखते हैं तो हमें जो हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे द वे फॉरवर्ड शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दोज पीपल हु आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन। तो हमें आगे का रास्ता उन लोगों से पूछना चाहिए जो उस स्थान से वो लौट कर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिग ड्रीम सेट गोल टेक एक्शन। आपको क्या करना है, अपने सपने बड़े देखने हैं और उन सपनों को अचीव करने के लिए, आपके जो ड्रीम है उनको अचीव करने के लिए एक गोल सेट करना है। उसके बाद उस गोल के अकॉर्डिंग आपको पंक्चुअल होके एक प्रॉपर वे में एक एक्शन लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना है। तो आपका जो गोल है उसको आप अचीव करने में कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो CM है उनका नाम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे श्री शिंदे ने कहा अभियान के तहत पूरे राज्य में विभिन्न पहल शुरू की जाएगी। इस पहल में क्या, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा और सील फलकम का उद्घाटन किया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा सील फलकम क्या है। अब देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और बात है। तो यहाँ पे पांडवलेनी गुफाएं हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं। पांडवलेनी गुफाएं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं और ये जो है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि ये 1 BC to 3 AD 1 BC to 3 AD के बीच बनाई गई थी। और इसमें जो है ये 24 गुफाओं का एक समूह है और इनको अन्य नाम से भी जाना, जैसे नासिक गुफाएं, इनको अन्य नाम से नासिक गुफाएं या पांडुलेना कहते हैं, इनको पांडुलेना गुफाएं कहते हैं या त्रिरश्मि कहते हैं। 3 का निर्माण एक मृत सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ रानी गौतमी बालाश्री द्वारा। तो यहाँ पे जो गुफा संख्या 3 है उसका निर्माण इन लोगों के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, राजौरी हाँ, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट मुस्क बुद्धजी चावल ने जीआई टैग प्राप्त किया है और यह किस राज्य यूटी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राजौरी ज़िला है वहाँ पे चिकरी और वुड क्राफ्ट और मुस्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है शिल्पकला और कृषि से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो राजौरी ज़िले के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, अब देखो ये लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, देखो यहाँ पे ये क्या है, स्पून है और ये देखो ये कंघी बनी हुई है, तो ये कांटे वाला, तो ये सब इस यहाँ का राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट है। और अनंतनाग ज़िले के बेस कीमती मुस्क बुद्धजी चावल को, अब देखो यहाँ पे एक ये मुस्क बुद्धजी चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ये लेबल इन उत्पादों की अनूठी प्रकृति और अद्वितीय गुणों को सूचित करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये देखने में काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये देखने में काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं। इसमें देखिए एक कंघी हो गई और इधर ये जो है मुस्क बुद्धजी चावल है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 महीने के लिए भारत का जीएसटी संग्रह क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है यहाँ पे 1.65 लाख करोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ था। तो भारत का सकल राजस्व जुलाई 2023 में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर यहाँ पे 1.65 लाख करोड़ को पार कर गया। और जुलाई का जो ये कलेक्शन है ये पिछले महीने के जीएसटी कलेक्शन से 2.2% अधिक था, यानी कि जो जुलाई का कलेक्शन है वो पिछले महीने से 2.2% यहाँ पे अधिक है। हालांकि 10.8% पर यह पिछले साल के इसी महीने के राजस्व की तुलना में जुलाई 2021 के बाद से संग्रह में सबसे धीमी वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिया गया है, ये देखो जो ब्लू कलर का है ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है और ये जो कलेक्शन यहाँ पे दिया है ग्रीन कलर से ये फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दे रखा है, ये देखो जुलाई का है ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला ये भी जुलाई का है 2022-23 का। तो आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा असम। तो असम के जो सीएम हैं हेमंत विश्वा शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया है। इसके पहले कौन सीएम था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हेमंत विश्वा शर्मा सीएम ने अमृत वृक्ष आंदोलन के थीम गीत के साथ उन्होंने इसके साथ में एक थीम गीत भी लॉन्च किया है। तो ये वन और पर्यावरण विभाग के अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। और ये लकड़ी आधारित उद्योग WVI से रिलेटेड है जिस पे आप पंजीकरण किया जा सकता है। ये एक वेब पोर्टल है और इसका एक उद्देश्य है कि राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाए जाएं। मतलब कि यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक जो व्यावसायिक वाले पौधे हैं उनका वृक्षारोपण किया जाए। अगला क्वेश्चन है उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया है। कहाँ पे? भोपाल शहर में। तो इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू एक उन्मेषा है और दूसरा उत्कर्ष है। जो उन्मेषा है वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव को और जो उत्कर्ष है वो जनजातीय प्रदर्शन को। यहाँ पे एक है क्या, अगर हम बात करें उन्मेषा, तो उन्मेषा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के लिए किया गया है और जो उत्कर्ष है ये जनजातीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसमें जो है साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से ये किए जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन सा, उन्मेषा और उत्कर्ष। उन्मेषा जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए, और उत्कर्ष जो है जनजातीय जो कला होती है उसको बढ़ावा देने के लिए। साथ में इसको किसके सहयोग से किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी के सहयोग से ये किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीज़ा नाम से एक नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, देखो यहाँ पे आयुष वीज़ा की बात की जाए तो देखो जो वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो हमारे होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय से रिलेटेड होती हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। ठीक, अब देखो यहाँ पे गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय चिकित्सा देखभाल, देखो नाम क्या है इसका? आयुष वीज़ा। ठीक है, तो जो आयुष मतलब यहाँ पे बीमारी से रिलेटेड है। तो ये जो वीज़ा होता है कि जो अदर कंट्रीज से जो भारतीय पद्धति में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपना जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन मेडिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये आयुष वीज़ा की पहल की गई है, ये विदेशी नागरिकों के लिए है। और इसके तहत जो फॉरेन विजिटर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और इसके तहत जो है अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है? स्टार लैब स्टेशन वोजायर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? यहाँ पे वोजायर के साथ जो स्टार लैब स्पेस स्टेशन बन रहा है, तो वो पूछ रहा है कि किस किस के साथ ये मिलकर बन रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा एयरबस। ये जो वोजायर स्पेस है ये एयरबस के साथ मिलकर एक स्टार लैब स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, यहाँ पे स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एयरबस। तो ISS स्टेशन, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 2028-2023 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ अपने संचालन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, यानी कि ये अपना जो है फाइनल स्टेज में चल रहा है। इसका जो कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और सार्वजनिक निजी भागीदारी, और ये क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बदलने की दृष्टि से नासा ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। वोजायर स्पेस और एयरबस ने स्टार लैब स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम, यहाँ पे कैसे कंबाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा की है। और इसका जो इस उद्यम है इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और उसके सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियाँ भी शामिल हैं। यहाँ पे क्या है? जो यूरोपियन कंट्री हैं और साथ में उससे रिलेटेड जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो इसमें संयुक्त रूप से कार्य करती हुई नजर आएंगी। आगे चलते हैं, NCRB डेटा के अनुसार 2021 में किस राज्य में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से फेक न्यूज़ वायरल हुई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये 2021 का डेटा है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है ये पश्चिम बंगाल में बता रहा है कि 2021 में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फर्जी खबरें जो है देखी गई हैं, यानी कि संज्ञान में आई हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टोटल 43 केसेस थे जो फर्जी निकले। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 34 थे, यूपी में 24 थे, और इस प्रकार जो है टोटल अगर इंडिया की बात करें तो 179। उनमें से ये जो है 179 में 24% जो मामले थे ये हैं आपके वेस्ट बंगाल के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक इसलिए कहते हैं कि जो फेक न्यूज़ होती है कभी भी फेसबुक या सोशल मीडिया या भी और भी जैसे इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी हुआ तो आप वहाँ पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो उसको आप डायरेक्टली जो है शेयर मत कर दीजिए जब तक पहले उसको ऑथेंटिकेट न कीजिए कि न्यूज़ जो है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप उसको शेयर करिए, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ भ्रामक है, आपत्तिजनक है और वो सही नहीं है तो आपका वो फ़र्ज़ बनता है, आपका दायित्व तो है कि आप उसको वहीं पे रिपोर्ट एंड हाइड का ऑप्शन कर दीजिए कि फिर उसके बाद वो आगे बढ़े ना। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो फिर उस पर एक एक्शन लिया जाता है, आखिर लोग इसको रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई इसमें समस्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनिसेफ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 1 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। आप लोग कमेंट करके बताइए कि म्यांमार की कैपिटल क्या है। तो म्यांमार में क्या हुआ, वहाँ की जो सेना ने वो तख्ता पलट कर दिया था, वहाँ की जो सरकार थी उसको अपदस्थ कर दिया था और वहाँ पे सेना ने खुद का एक शासन शुरू कर दिया। तो उसी के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं उसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी लोग विस्थापित और डिस्प्लेस्ड हुए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ तो यूएन ने एक रिपोर्ट दी है और यूएन की ये जो रिपोर्ट है उसने यूनिसेफ ने दिया है। यूनिसेफ यूएन की एक क्या है ब्रांच है यूनिसेफ,
ये बच्चों से रिलेटेड है। तो उसने एक रिपोर्ट दिया है कि जो वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, तो 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। कितने? 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित, यानी म्यांमार छोड़ के वो इधर उधर गए हैं। तो यहाँ पे पिछली सेना द्वारा वहाँ की जो सरकार थी किसकी? आंग सान सू की। यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, एक थे आंग सान सू की, तो उनकी गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर दिया गया, उनको हटा के वहाँ पे सेना ने अपना कंट्रोल ले लिया था। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश में उथल पुथल मची हुई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भागने के लिए मजबूर हुए आधे से ज़्यादा लोग उत्तर पश्चिम समांग क्षेत्र में रुके हैं। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम समांग क्षेत्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। किस राज्य में 21 वर्ष की आयु से पहले शादी करने वाले लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में 21 वर्ष की आयु से पहले शादी की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल से आपको 2 न्यूज़ मिली। पहली क्या थी? पहली जो उसकी NCRB का डेटा था उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ थी यहाँ देखने को मिली हैं। और दूसरा है 21 वर्ष की आयु से पहले लड़कियों की शादी करने की अगर संख्या की बात करें तो सबसे अधिक में वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे देखो एक डेटा दिया हुआ है, ये डेटा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने इसको पब्लिश किया है और इसमें बताया गया, और ये जो है जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे 54.9%, कितना? 54, यानी कि जितनी मैरिज हो रही है उसमें का 54.9% ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी जो मैरिज है वो 21 वर्ष से कम की आयु से पहले हो जाती है, यानी कि उनकी एज 21 कंप्लीट नहीं, उससे पहले शादी कर देते हैं। और हालांकि वहाँ पे डेटा पब्लिश हुआ है तो दिख रहा है, बाकी ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या होता है कि लड़की ने 12th पास किया तो फिर चलो भैया अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, शादी कर दो, जाए अपने घर वहाँ पे ये चूल्हा चौका और बर्तन करे, कपड़े धुले, बच्चे पैदा करे, यही सब उद्देश्य हो गया है। कभी भी उनके एजुकेशन और मेंटली डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। हर जगह पे एक बस वही कि शादी कर दो उसके बाद जाएँ, बस अब इनका ये घर बोल देते हैं ना, लड़की तो पराये घर की है। तो ये लोग क्या करते हैं, शादी कर देते हैं, फिर उनसे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे छुटकारा ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय औसत 29.5% के मुकाबले झारखंड में यह आंकड़ा 54.6%। देखो सबसे पहले क्या था, टॉप पे झारखंड था, लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल उसने 0.3 की बढ़त बना के झारखंड को पीछे करके खुद जो है यहाँ पे टॉप पे आ गया है। तो यह आंकड़ा जो है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वयस्क होने से पहले शादी करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 5.8 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 1.9 है। अब देखो यहाँ पे 21 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो शादी हो रही है झारखंड में वो है कितना? 5.8%। कितना कम यहाँ पे परसेंटेज आपको देखने के मिल रहा है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कितना प्रतिशत है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह है 1.9%। कितना है? 1.9%। हाँ, केरल की बात करें तो केरल में 0% है, मतलब कि केरल में जो शादी हो रही है वो एक प्रॉपर टाइम पे हो रही है। केरल में कितना है? प्रॉपर टाइम पर हो रही है। तो बस आज का यहाँ पे ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसा रहा और जो इसके पहले के वीडियोस हैं वो आपको कैसे हेल्पफुल लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और साथ में जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।